नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के भागलपुर में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 1 करोड़ से ज्यादा का सोना लूटा। किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्षी पार्टी ने देश भर में किया चक्का जाम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से साधा निशाना, कहा बिहार का राहुल गांधी है। रुपेश हत्याकांड की हो सीबीआई जांच, पटना पहुंचते ही चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला। और सासाराम में डबल मर्डर, डीजे ने चाचा को मारी गोली तो परिजनों ने ईंट पत्थर से कूचकर भतीजे को मार डाला। अब खबरें विस्तार से। अपराधियों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच 1 करोड़ से ज्यादा का सोना लूट लिया गया। घटना भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के तरसूलागंज बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के समीप खलीफाबाग चौक और भेड़ाइटी चौक के बीच में घटी है, जहां 1 किलो 800 ग्राम सोने की लूट अपराधियों के द्वारा की गई है। लूटे गए सोने की कीमत का अनुमान 1 करोड़ से ज्यादा लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स के कर्मचारी सोना लेकर कोलकाता से आ रहे थे। इसी क्रम में उस पर नजर रख रहे बाइक सवार 4 अपराधी के द्वारा हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ज्वेलर्स का कर्मचारी जैसे ही सुजागंज बाजार पंजाब नेशनल बैंक के समीप पहुंचा, बैग में रखे सोना को ले जा रहे अपराधी फरार हो गए। तो वहीं इस मामले को लेकर के पुलिस छानबीन में भी जुट गई है। आपको बता दें कि इसके पहले भी दरभंगा में करोड़ों का सोना लूट चुका है। डिटेल्स तो आपको एफआईआर में मिल जाएगा। लूट हुई है 80-90 लाख रुपए। आप सोशलाइजेशन परेशान नहीं ना करेंगे भाई। कितने की लूट हुई विशाल जी? जेवर कितने की लूट हुई? कीमत उसकी क्या है? अभी तो पूरा मूल्यांकन नहीं आया, लेकिन 80-90 लाख रुपए करीब आए। तो क्या घटनाक्रम, क्या घटनाक्रम बताइए। माल आ रहा था, रास्ते में लूट हो गई। कहाँ पर? पूजा प्रिया पहले। कौन लेकर आ रहे थे? हमारा स्टाफ लेके आ रहा था। किसी पर शक भी आपको है क्या? नहीं, अभी कितने संख्या में अपराधी बताया जा रहा है 4। कहाँ शोरूम है आपका विशाल जी? इनारा के सामने क्या नाम है शोरूम का? विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स। आपका पूरा नाम हुआ? विशाल आनंद। राज्य में राजनीतिक वाद प्रतिवाद का दौर जारी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से निशाना साधा है। जीतन राम ने तेजस्वी यादव को बिहार का राहुल गांधी कहा है। अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते विपक्षी पार्टी देश का विरोध करने लगी, उसी तरह नीतीश कुमार का विरोध करते करते बिहार और बिहारियों के विरोध पर उतारू हो गई है। अंत में लिखा है कि शर्मनाक बिहार के राहुल गांधी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, क्योंकि उनके परिवार वालों ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचा रही है, इसलिए रुपेश हत्याकांड की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। पटना पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता ने उन्हें पुनः मौका दिया है, तो आप शराबबंदी 7 निश्चय योजना जैसे कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि कैसे इसे धरातल पर लाया जाए। देखिए, मैंने ट्वीट भी किया इस बात को, और मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग करते हुए मैंने भी पत्र लिखा है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि पूरे विषय को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड रेज का एक मामला हो सकता है इतनी मर्मम, इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करने के लिए। सिर्फ एक महज रोड रेज के लिए कोई व्यक्ति को दिनों बाद याद आता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रोड रेज का इशू हुआ था, और जाता है और वहाँ पे जाके गोली मार देता है। और जिस तरीके से पुलिस द्वारा जो संभावित दोषी हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, ऋतुराज, उनको जिस तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया, अभी तक तो खैर मैंने नहीं देखा है कि मीडिया ट्रायल इतने ओपनली हो कि पत्रकारों के सामने वो अपराधी खड़ा और कहा जा रहा है कि भैया आप इनसे सवाल भी पूछ लीजिए। तो जिस तरीके से पूरा घटना चक्र ये तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं संदेह मुझे भी है, और इसीलिए मैंने आग्रह किया था। मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत जी का विषय था तो उस वक्त मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई थी
और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। और अंतोगत्वा जब उनके पिताजी ने फिर मांग की तो उसके बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो यहाँ तो निरंतर उनके परिवार के लोग कह ही रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की आप वो कीजिए, क्योंकि परिवार को नहीं विश्वास है। और ज़रूरी है कि परिवार को इस बात का एहसास हो, विश्वास हो कि उनको न्याय मिला है। तो अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो उसकी सिफारिश की जानी चाहिए। सासाराम शहर में डबल मर्डर की घटना हुई है। शुक्रवार की रात एक भतीजे ने अपने चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद चाचा के परिजनों ने भतीजे को ईंट पत्थर से कूचकर मार डाला। घटना सासाराम नगर के लश्करीगंज बांध की है। घटना की पुष्टि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की है। मामला सर धन हिस्सा जबरदस्ती घर में घुस के मांगे तरह साल कहता सर धन हिस्सा दे ना तो गोली मार दे। तो आज अला सब सेट कट के श्री राम दुबे, माधव दुबे, जितेंद्र दुबे, पिंटू दुबे, देवंती देवी ओकर माई में दयानंद दुबे बैठा रहल। पापा कहल हम तार धन हिस्सा हम नहीं खिले ले, हम कहाँ से तार दी। में हमनी के फिर आवा हेल करके हमनी के पापा के घरे ले अले ही जा। फिर हमनी के घर में घुस के निकाल के आ तोड़ा गोली मारे लगल। तब बाबा के गोली हमारे लाग गिल, बाबा के धर पकड़े में सब भाग गिल। के गोली मारे लगल? जितेंद्र दुबे, श्री राम दुबे, माधव दुबे, पिंटू दुबे आ देवंती देवी थी आ दयानंद दुबे थे। तो उधर से भी कोई मरल बा? वही सब मारा है मेरा पिताजी के जी। एक और मर्डर हुआ तो है। उधर हम लोग काज ने मोहल्ला टोला उसको गोली नहीं मारा, क्योंकि वो दारू पिया था, गिर गया। गोली मारने के बाद उसको मोहल्ला टोला। क्या नाम है उनका जो मरे? माधव दुबे। अच्छा, ये आपके पिताजी का नाम? गोपाल दुबे। मारा था सर, में मारा था। मेरा हाथ में गोली सर लगा है। जी जी। जितेंद्र दुबे सर गोली मार रहे हैं, श्री राम दुबे, पिंटू दुबे। जितेंद्र दुबे देश दुर्गा गोली मारे थे, अड्डा मारे थे। क्रिमिनल है वो सर, कई बार जेल गए हैं। जी जी सर वो बोलते हैं कि हम बड़ा क्रिमिनल, मेरे पास कौन आएगा, सब हम देख लेंगे सर। वो मेरे पास हमको गोली मारे हैं सर। वो बोलते हम बड़ा कहाँ हैं सर। तो सर हम लोग सर कैसे जिए बताइए। हम लोग सोते परिवार लेके चले। आपको भी गोली मारा गया है? हाँ सर, खोल के देखिए ना सर, पूरा ऐसे चाम तक सब खत्म हो गया है। जी जी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पटना सिटी दौरे पर है, जहां वो पटना साहिब के गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु घर में अरदास भी लगाई है। तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा उनको उपहार स्वरूप सरोपा भेंट किया गया। इस मौके पर जमाल सिद्दीकी का कहना था कि गुरु घर में आने के बाद जाने की इच्छा नहीं होती है। गुरु घर में अरदास लगाकर देश में जैसे भाईचारे की अमन कायम है वैसे ही बरकरार रखने की प्रार्थना की है। बहुत सुकून मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन जगह पर मुझे आने का अवसर मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो भाईचारा हमारे देश में है, मुल्क में है, वो इसी प्रकार से बना रहे। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ इस जगह पर आकर। मैं अपने सभी भाइयों से मिलकर खुश हूँ। मुझे यहाँ से जाने में दुख हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगह है यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जो व्यस्तता है उसको देखते हुए मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ। मैं जल्द और समय लेकर यहाँ पर आऊँ। मैं इस जगह पर ये प्रार्थना करूँगा कि जो अभी कोरोना की महामारी चल रही है, अभी वैक्सीन तो आ गया है लेकिन खतरा बना हुआ है, तो ईश्वर की कृपा हो, ये महामारी से हमको छुटकारा मिले। जो देश में भाईचारा है वो मजबूत हो। हम सब मिलकर भारत माता की तरक्की के लिए काम करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे जो भाई हैं, हम में प्यार हो, आपसी भाईचारा हो। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां एक बार फिर से बेखौफ अपराधी ने पुलिस को चैलेंज करते हुए एक शख्स की हत्या कर दी है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के माखनपुर ईदगाह रोड की है, जहां अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आ रहा है बेटा, मंदिर बनवा रहा था। अभी दीने पर कहा कि जब मैया नहा के हम पीपर में पानी दे के लुआ हुआ पीपर में पानी नहा के देवे गेलो। एगो ठठेरा के भतीजा लबा कल कबा ना कि चाची जे लल्ला से काम है, सुनील नाम है, उसका चाय बना के दिलुआ बेटा। कैमरा में हमरा लगल घर में चाय बना के दिलुआ। चाय पी के अब 5 मिनट गेला होलो बेटवा के
गोलियां मार दिल को सर। से तो हम सोए हुए थे, अचानक से आवाज़ सुने, दौड़ के नीचे आए तो कहते बस। घर के पास? हाँ। क्या हुआ, इनको गोली मार दिया है? हाँ, गोली लगी। कहाँ रहते थे? माखन तो इधर रोड। क्या नाम था इनका? ललन। कौन लगते हैं आपके? महिला के। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा। बीते दिनों बीजेपी नेता भतीजे पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया था। घटना पर पुलिस तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर समस्तीपुर के मोहनपुर के पास से 6 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन ने मुफस्सिल थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शहर से सटे रेलवे क्रॉसिंग के पास एक दूसरे के गाड़ी सटने से हुए विवाद का मामला तूल पकड़ लिया था और धर्मपुर दादरपुर में असामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था। में आप लोगों को पूर्व से जानकारी है, जो हमारे क्षेत्र केशवपट्टी मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो अभी आपको संज्ञान में भी होगा। अभी बंधन बैंक में मुजफ्फरपुर में एक बैंक की लूट की घटना हुई थी, जिसमें सभी राशि की बरामदगी मुजफ्फरपुर पुलिस और STF के द्वारा किया गया था। उसमें जो मुख्य सरगना राजेश सहनी है, जो मास्टरमाइंड है, वो घटना के बाद से फरार चल रहा था। हमें जानकारी मिली कि राजेश सहनी 4 तारीख के सुबह में अपने घर में आया हुआ है और इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों की टीम बनाकर उसके घर की घेराबंदी की गई। तो एक व्यक्ति भागने का प्रयास किया, जिसको जब पुलिस को पकड़ा गया तो पता चला वो राजेश सहनी है। उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा 315 का एक कारतूस भी बरामद किया गया है। जब इससे गहन पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, जिसमें पूछताछ के क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस, बेगूसराय की पुलिस, दरभंगा की पुलिस और वैशाली की पुलिस भी आई थी, तो इसने एक वैशाली में महुआ थाना कांड संख्या 379/20 जिसमें सोना लूट हुआ था। उसके अलावा एक बैंक में लूट की घटना हुई थी बेगूसराय बीरपुर थाना कांड संख्या 171/20। उसके सकरा जैसा आप बता रहे हैं, उसे बंधन बैंक लूट। और हमारे यहाँ भी एक घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उसने किया था। इन सब केसों में वो फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार करने से इन सभी कांडों का उद्भेदन हुआ है। कहाँ पे इसने सोना बेचा था उसकी भी जानकारी कर ली गई है और उस ज्वेलर की हम लोगों ने गिरफ्तारी भी अब कर ली है। इस तरह से एक राजेश सहनी को गिरफ्तार करने से आसपास के ज़िले का एक कुख्यात अपराधकर्मी, जो आसपास के ज़िले में आपराधिक घटना को अंजाम दे रहा था, उसको पकड़ने में समस्तीपुर पुलिस को सफलता मिली है। खबर रोहतास के करगहर से, जहां बंध्याकरण के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां NGO के द्वारा बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए शिविर लगाया गया था। इस शिविर में शहरी मैदानी के रहने वाले उपेंद्र राम की पत्नी पुष्पा देवी का भी बंध्याकरण का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान पुष्पा देवी की मौत हो गई। बताया जाता है कि NGO के सर्जन डॉक्टर श्रीकांत के लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। ऑपरेशन कराने को सरकारी अस्पताल में जो मृत्यु भइल बहन का नाम का रहे? पुष्पा देवी। कितने बच्चे थे इनके? 3। ये घटना ग्राम शहर मेदनी के हैं और ये आए थे लोग PSC करगहर में बंध्याकरण कराने के लिए। अब बंध्याकरण के दौरान डॉक्टर श्रीकांत के लापरवाही के चलते इनकी मृत्यु हुई है। माने नसबंदी के दौरान मृत्यु हो गई है। कोई NGO का डॉक्टर श्रीकांत नाम था उनका। इतना घोर लापरवाही कि मृत्यु यहीं पे हो गई थी, लेकिन फिर भी PSC के परिजनों को भी नहीं बताया गया और डॉक्टर को भी, यहाँ जो PSC में डॉक्टर मौजूद हैं, उनको भी नहीं बताया गया कि ऐसा बात हो गया है। जल्दी में एम्बुलेंस में लाद कर और ये लोग लेकर भागे सासाराम रेफर भी यहाँ डॉक्टर नहीं किए थे, वो अपने से एम्बुलेंस में अपने लाए थे, उसी एम्बुलेंस में लेकर सासाराम भाग गए। जी, आप ऑपरेशन जो यहाँ होता है, पहले इसको समझ लीजिए, NGO के माध्यम से होता है, जिसका नाम FRHS सासाराम है। प्राइवेट संस्था है, वही आके ऑपरेशन करते हैं। बंध्याकरण हो चाहे ट्यूबेक्टोमी हो,
तो हम लोग तो भाई बैठे हुए हैं वहाँ, हम लोग को उसका पूरा टीम ही रहता है ऑपरेशन करने वाला। वो अपना टीम के साथ ही आता है, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ जो भी होते हैं, खून जांच वगैरह सब चीज़ वही करता है, हम लोग नहीं करते हैं। जिस महिला का मृत्यु हुआ है उस महिला कितने नंबर पे थी? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर। हाँ। मृत्यु का कोई कारण नहीं पता चला है। हम लोग बैठे हुए थे, अचानक ऊपर से उतरा लोग, एम्बुलेंस को तुरंत लगाया लोग। एम्बुलेंस भी उन्हीं लोग का रहता है, हम लोग का नहीं। तो अपना एम्बुलेंस में डांटे तो हमारे एक डॉक्टर दिनेश्वर कुमार सिंह दौड़ के गए कि क्या बात हुआ है जी, हम भी डॉक्टर हैं, दिखाइए, बताइए। तो वो जो डॉक्टर थे बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ इमरजेंसी है, हम लोग सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जा रहे हैं। तो बोलो कि भाई ऑक्सीजन वगैरह नहीं लगाया है, उसमें एम्बुलेंस में लगा हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं गाड़ी में है, एम्बुलेंस हम लोग लगा देंगे, और देखने तक भी नहीं दिया लोग, और तुरंत एम्बुलेंस लेके भागना ही कहा जाएगा, तेज़ी से भाग गया। जो मृत्यु हुआ है एनजीओ की लापरवाही से हुई है। अब कारण तो हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग के सामने तो कुछ हुआ नहीं है, तो जो भी कहा जाए, हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उसको बेहोश किया था, बेहोश तो किया ही होगा, चीर फाड़ किया था कि नहीं किया था, ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। उससे पहले एक मरीज को हो गया था। हाँ, एक ऑपरेशन हो चुका था और दूसरा नंबर इसका लगा हुआ था। परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि सर के तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर मरीज थी, तीसरे नंबर 3 मरीज को हो चुका था। नहीं, गलत बात है। सरस्वती पूजा को लेकर के पटना सिटी के खचकला और आलमगंज थाना में शांति समिति की बैठक की गई है, जहां थानाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं इस बैठक में शांति समिति के सदस्य समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वही थानाध्यक्ष का कहना था कि सरस्वती पूजा को लेकर लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। तो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार पूजा स्थलों विसर्जन के दौरान किसी प्रकार का डीजे व बाजा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई भी पूजा समिति के सदस्य गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कड़ा इस बार रहेगा, कोविड को भी ध्यान में रखते हुए। थाना में एक मीटिंग बैठक की थी, जिसमें पूजा समिति को जो पूर्व में किए थे उनको बुलाया गया था, और उनको पूजा करने और मूर्ति का विसर्जन करने के संदर्भ में जो सरकारी गाइडलाइन है उसको बता दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जुलूस में लाइसेंस लेकर ही अपना मूर्ति का विसर्जन करेंगे। किसी प्रकार का कोई बाजा गाजा या डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर जो व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक के आयोजन किया गया कला थाना अंतर्गत। इसमें सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया कि कैसे सरस्वती पूजा मनाया जाएगा, उसके विषय में सभी को अवगत कराया गया है। एक निजी टीवी चैनल के चर्चित पत्रकार और एंकर विकास शर्मा के असामयिक निधन से बेगूसराय के पत्रकारों में भी शोक की लहर है। शोकाकुल पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतात्मा शांति के लिए प्रार्थना भी किया है। प्रेस क्लब में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि देने के बाद विजय कुमार, पवन बंधु सिन्हा, जीवेश तरुण और अजय शास्त्री ने भी कहा कि विकास शर्मा ने बहुत ही कम समय में देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके निधन से हुई अपूरणीय क्षति के निकट भविष्य में संभव नहीं है। प्रेस क्लब में पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार विकास शर्मा, जो राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार थे, उनकी असामयिक मौत हो गई, जिसको लेकर जिले के पत्रकारों में काफ़ी शोक है, बहुत दुख है। ये एक युवा पत्रकार असमय हम लोगों के बीच से चला गया, और आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने यहाँ प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा की। कई साथियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, और हम लोग कामना करते हैं कि उनके परिजन को संबल मिले, कि आत्मा को शांति दे। दिवंगत पत्रकार के परिजन को मदद मिले, जो भी मदद मिलनी चाहिए, ताकि आगे का भविष्य का बढ़िया हो सके। रिपब्लिक भारत के एंकर और देश के चर्चित चेहरा जाने जाने वाले विकास शर्मा जी की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। उसी के कारण जो है जिला पत्रकार संघ बेगूसराय की ओर से प्रेस क्लब में सभी साथी 2 मिनट का जो है मौन व्रत रखकर
उनको श्रद्धांजलि समर्पित किए हैं। उनकी देश में अनेकों छवि थी, छवि के बारे में तो नहीं कही जा सकती है, बहुत अच्छी छवि थी, चर्चित चेहरे थे और वो बोल्ड पत्रकारिता करते थे। बहुत ही आज जो पल है बहुत ही दुख का पल है, क्योंकि हम लोग एक वरिष्ठ पत्रकार को आज खो दिए हैं। देश ही नहीं दुनिया में विकास जी का चर्चा होता था और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये बेगूसराय ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही दुख का समय है। इसीलिए आज बेगूसराय प्रेस क्लब में हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण किया। उम्मीद था जो भी बेगूसराय शहर में मौजूद रहते हैं, जो भी टाउन के पत्रकार थे, सभी यहाँ पे मौजूद थे। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर किसानों ने देश भर में चक्का जाम का भी ऐलान किया था। विपक्षी पार्टी ने भी इसे बंद का समर्थन किया था, लेकिन बिहार में महागठबंधन ने इंटर परीक्षार्थी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया, जहां राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने बिहार में सिर्फ 1 घंटे तक चक्का जाम किया है ताकि परीक्षार्थी और अभिभावक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैं बता दूं कि तीनों जो कृषि कानून है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये पूछना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी आप चाइना को घुसने दे रहे हैं और किसानों के लिए कील लगा रहे हैं बॉर्डर पे। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी हिटलर शाही अब हम सहने तो नहीं देंगे। हमें मरना पड़े, जेल जाना पड़े, जन अधिकार पार्टी के सारे युवा बहन, सारे महिला, सारे पूरा बिहार आज समर्थन में किसानों के साथ खड़ा है। हम खुद महिला होकर आज यहाँ बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि 130 किसान से ऊपर मर चुके हैं। उस ठंड में हालत खराब है, उस ठंड में जिनको खाना नहीं मिल रहा है, खाना बना रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपने पूरे देश का हालत ये तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि किसान के समर्थन में हर पार्टी आज चक्का जाम किया है, इसलिए कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया तो तीनों कानून है उसको जल्द से जल्द वापस लें और जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक ये चक्का जाम जारी रहेगा। और ये अब तो स्टार्ट हो चुका है, अब हर स्टेट में लोग जो है चक्का जाम करना शुरू कर दिए हैं। अब किसान, असली किसान जो है रोड, खेत से रोड पे आ चुके हैं। अभी सरकार को हर हाल में तीनों कृषि बिल जो है वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा किसानों की जाम मतलब पेट का जाम, मतलब हर किसी का पेट का जाम कर देगा, हर किसी के पेट में अनाज जाना बंद हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसलिए नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि अगर दिया है तो वो सब कब से कब के तीनों बिल जो है वापस ले लें। सासाराम में रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कोरोना वैक्सीन लिया है। फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत खुद जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने की है। इसकी शुरुआत में रोहतास जिला में पहला वैक्सीन जिलाधिकारी ने खुद लेकर यह संदेश देने की कोशिश किया कि यह सब लोगों के लिए सुरक्षित है। हाँ, कम से कम एक संदेश ठीक जाता है। और अच्छा लगता है। चलिए, नहीं महसूस तो हमेशा से अच्छा ही होता रहा है जी। लेकिन हमने इसलिए लिया, आज फर्स्ट डे ही था और आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स का स्टार्ट हुआ है, तो हम ले रहे हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स हैं सभी ले रहे हैं, साथ ही साथ ग्राम पंचायतों के जितने स्टाफ हैं, हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, वो हमारे इसी फेज़ में लेंगे। स्वास्थ्य वर्कर्स में और सेविकाओं में भी कुछ लोगों का लास्ट जो फेज चला था उसमें हुआ नहीं था, तो उन लोगों के द्वारा भी इसी फेज में लिया जाएगा और बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। और इसी संदेश के लिए हम लोग शुरुआत अपने आप से करा रहे हैं कि शुरुआत में जब हम ही ले रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि सेफ है। तो वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में राजद ने किसान संगठन के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में NH 28 मुजफ्फरपुर के सुधा डेयरी के पास सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया है। राजद कार्यकर्ता ने करीब घंटे भर जाम कर प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों के समर्थन में हम लोग ने NH को जाम करने का कार्य किया है और नरेंद्र मोदी को ये मैसेज देने का कार्य कर रहे हैं
कि जो किसान 72 से 73 दिन तक जो है बॉर्डर पर लेटे हुए हैं, मगर आप अडानी और अंबानी के हाथ इस तरह गिरवी पड़ चुके हुए हैं जिसकी सुधी तक आप नहीं दे पा रहे हैं। और जो समझिए जो किसानों का मांग है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ये इससे आपका ये इससे साफ जाहिर होता है कि आप अंग्रेजी हुकूमत चला रहे हैं, तानाशाह की सरकार चला रहे हैं। आप किसानों के नहीं तो देश के जो आम लोग हैं उनके आप क्या हो सकते हैं। पूरे देश के किसान जो किसान बिल जो आया है उसके खिलाफ आंदोलनरत है और उसी के नेतृत्व करता किसानों के नेता राकेश टिकैत जी ने घोषणा किया था कि पूरे देश में के किसान जो किसान आंदोलन हो रहा है उसके पक्ष में समर्थन में रोड जाम और चक्का जाम किया जाएगा। उनका घोषणा 12 से 3 था, लेकिन हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के किसानों से आह्वान किया था कि 2 से 3 बजे का आंशिक बंद कर हम लोग जो है राकेश टिकैत जी को जो किसान के प्रति आंदोलन कर रहे हैं उनको हम लोग नैतिक समर्थन देने का काम कर रहे हैं। 3 बजे तक किसान का जो 3 काला कानून है, किसान बिल वापस लेने के लिए किसान संगठनों ने और कम्युनिस्ट पार्टी संगठनों ने निर्णय लिया था कि आज पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम होगा। उसी अंतर्गत बिहार में निर्णय लिया गया आपको 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का चक्का जाम करने का। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने हम लोग को अब निर्देशित किया है कि 1 घंटा के लिए हम लोग रोड जाम करके और जो दिल्ली में किसान जो लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं उनके समर्थन के लिए आज 1 घंटा का हम लोग यहाँ रोड को छेकने का काम बंद करने का काम किया है। हम लोग किसान के मुद्दे पर बराबर हम लोग जिला पार्टी की ओर से प्रदेश पार्टी की ओर से हम लोग लड़ते भिड़ते आए हैं। उसी कड़ी में आज 1 घंटे का रोड जाम है और इस रोड जाम से हम लोग ये बताना चाहते हैं देश के किसानों को कि आपकी लड़ाई जायज़ है, आपकी मांग जायज़ है, इसलिए आप लड़ रहे हैं। आपके समर्थन में बिहार के भी किसान और बिहार के हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी आपके लड़ाई में आपके साथ है। समस्तीपुर जिले के सदर अस्पताल में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन समेत कई जिला पदाधिकारी ने कोविड-19 का पहला टीका लिया है। तो वहीं कोविड-19 का पहला टीका लेने के बाद जिलाधिकारी ने बताया है कि कोई परेशानी हमें नहीं हुई है और आगे उन्होंने ये भी बताया कि उक्त टीका का प्रभाव फर्स्ट फेज से ही देखने को मिला है। आम लोगों को भी कोविड-19 का टीका लेनी चाहिए। देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। सदर अस्पताल में सभी पदाधिकारियों को वैक्सीनेशन का प्रथम चरण का डोज दिया गया है और काफ़ी तैयारी के साथ यहाँ पे सारी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और अगला नंबर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स में हमारे पुलिस कर्मियों का है, जिसके लिए व्यापक तैयारी हमारे पुलिस लाइन में की जा रही है और सूचीबद्ध तरीके से सभी को इम्यूनाइजेशन का वैक्सीनेशन डोज पड़ेगा। वैक्सीन आज हम लोग पदाधिकारियों की शुरुआत हुई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स मैंने लिया है, इसके साथ ने लिया है और अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में हैं 30 मिनट का। अच्छा है, सभी लोग लेंगे। आम जनता को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि वैक्सीन सेफ है और सब लोग ले भी रहे हैं। फर्स्ट फेज में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जिले में, तो जैसे जैसे जिसका समय आते जा रहा है वैसे वैसे लोग देते हैं। कोई साइड इफेक्ट सर वैक्सीन लेने के बाद? कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखा नहीं गया है और मुझे भी कोई समस्या नहीं लग रही है। बिहार में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले जमीनी विवाद को लेकर के ही देखा जा रहा है। तो वहीं जमीनी विवाद समस्या के निपटारे को लेकर सरकार ने प्रत्येक शनिवार को सभी थानों में थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में भूमि संबंधित मामलों का निष्पादन करने का आदेश जारी किया है। इसी क्रम में शनिवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना परिसर में थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सीओ राघवेंद्र कुमार राघवन और राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार की मौजूदगी में जमीनी विवाद संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। आज कुल 4 मामले हैं, जिसमें से 1 का निष्पादन हुआ, 3 अभी नोटिस में रहा और कर्मचारी के पास रिपोर्ट। अब तक कितने हैं मामले बाकी जिसका निष्पादन करना बाकी है? पूर्व में हमारे पास 16 मामले लंबित थे, जिसमें से 3 मामले का निष्पादन हुआ और 4 नए मामले आए और 1 निष्पादित हुआ। तो अभी 19 मामले हमारे पास पेंडिंग हैं। पटना से सटे बख्तियारपुर में नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में दर्जनों बच्चों के बीच कॉपी कलम और टॉफी का वितरण किया गया। आपको बता दें कि शिक्षा का अलग जगाने वाले वंचित, शोषित और पीड़ित समाज के लोगों के लिए समानता की लड़ाई लड़ने वाले, जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने वाले रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का 61वां जन्मदिन है। तो वहीं जन्मदिन के मौके पर रालोसपा के
पटना पूर्वी जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने बच्चों के बीच कॉपी, कलम और टॉफी का वितरण किया। सासाराम से बिना परमिट के इंटर स्टेट बसों का परिचालन लगातार जारी है। खासकर सासाराम के वाराणसी के लिए प्रत्येक 10 मिनट पर बसों का परिचालन होता है, जिसमें ज़्यादातर का इंटर स्टेट परमिट नहीं है। फिर भी गैरकानूनी रूप से इसका परिचालन जारी है। आज इस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक बस को जब्त किया है तथा उस पर भारी जुर्माना भी लगाया है। ज़्यादा ही होता है यार, 50,000 ऑटो का हो जाएगा। बोला है सर अपनी बस के रूप में है जिसमें पैसेंजर नहीं ढोना है, तो शायद इसका रजिस्ट्रेशन बिहार का है भी नहीं। और अब जैसा कि निधि सिंह को बेड़ा से खोलना, धीरज लाने का मतलब कुछ है नहीं, जो कि ऑलरेडी निर्णय है कि यहाँ पे रोड पे वही बाइक चलेगी जो जिस रूट का गाड़ी होगा। तो अभी हम लोग का लगातार अभियान चलेगा शहर को जाम मुक्त करने के लेके, चाहे वो बाइक वाले लोग हों, गाड़ी वाले हों, टेम्पो वाले हो, मोचा वाले हो, ये लगातार अभियान चलेगा। ये अभियान थोड़ा और बृहद तब होगा जब हम लोग रोड वाले पूरे अपना काम करा लें। ये लगातार होगा। मेरा आप लोग से अनुरोध हो, आप लोग के माध्यम से सभी लोग को सूचना हो जाए कि सब लोग शहर को सुरक्षा जाम मुक्त करने में सहयोग करें। कितना फाइन होगा सर? बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे सर रोड पर चल रही है, किनारे खड़ी भी रह रही है। हम लोग डेली फाइन पे कर रहे हैं। हम लोग अगला अभियान है, कुछ गाड़ी को उठा के थाना में भी करेंगे। ये कब तक चलेगा? हम लोग अभी लंबा ये रेगुलर चलेगा जब तक पूरे रोड का कार्रवाई नहीं हो जाए, पूरा रोड बंद नहीं जाए। जो रेगुलर मेरा हम लोग का चलेगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अब देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।